हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं सीटेट का एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करने वाले हैं जो आपसे प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सारे जो फुल फॉर्म आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सभी आपसे प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं। हम इन सब फुल फॉर्म को भी देखेंगे और इनको डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यस, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी सारे करवाए हैं। आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि इनमें से काफ़ी सारे रिपीटेडली आपसे पूछे गए हैं फुल फॉर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझ लेते हैं सारे टर्म्स को वन बाय वन। सबसे पहला है आपके सामने BALA। इसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स बाला। बाला का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो लर्निंग एड यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर एक बिल्डिंग भी आती है। कहने का मतलब है कि आजकल आपने देखा होगा स्कूल्स में बिल्डिंग में काफ़ी सारी प्रिंटेड चीज़ें या फिर पोस्टर वगैरह लगाए जाते हैं जिससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, लर्निंग करता है, अधिगम करता है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल की सीढ़ियों में आजकल टेबल लिख देते हैं, 2 की टेबल लिख देंगे, 3 की टेबल लिख देंगे, 4 की टेबल लिखेंगे। ऐसे ही जो क्लासरूम की वॉल होती हैं वहाँ पर आपने देखा होगा महापुरुषों के चित्र लगा दिए जाते हैं, उनके बारे में लिखा जाता है, उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है, जैसे साइंस की क्लास में क्या होता है, साइंस की ब्रांचेस बना करके इस तरीके से नए नए पोस्टर लगा दिए जाते हैं क्लासरूम में। यानी कि स्कूल की बिल्डिंग को इस तरीके से सजाया जाता है कि पूरी बिल्डिंग जो है बच्चों के अधिगम में हेल्प करे, उस बिल्डिंग को देखकर भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखे। इसलिए बिल्डिंग में आजकल प्रिंटेड चीज़ें ज़्यादा लगाई जाती हैं जो कि पेंट से बनाई जाती हैं, जिसे आप इजीली निकाल भी नहीं सकते हैं, ताकि वो लंबे टाइम तक वैसे ही वॉल पे रहे और बच्चा उनको देख करके चीज़ें सीखते रहे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टर्म समझते हैं ADHD। ये भी सीटेट में आपसे पूछा जाता है। तो ADHD का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनिए। ये एक डिसऑर्डर होता है, एक अक्षमता होती है बच्चों के अंदर। जिन बच्चों के अंदर ये अक्षमता होती है ना, वो बच्चे ज़्यादा देर तक किसी जगह पर अटेंटिव होकर के नहीं बैठ सकते हैं। यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं हर टाइम। अगर आप उन्हें कुछ पढ़ा रहे हैं, आप कहें कि 1 घंटा आप बैठ कर पढ़िए, तो वो 1 घंटा नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर अटेंशन की पावर बहुत कम होती है। ठीक है, वो ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ पे ध्यान लगाकर नहीं बैठ पाएंगे। वही होता है आपका ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं LAD। LAD का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ना, LAD है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था नॉम चॉम्स्की ने। याद कर लीजिए, चॉम्स्की। जिन स्टूडेंट्स ने सीटेट के हैंड रिटन नोट्स मुझसे लिए हैं CDP सब्जेक्ट के, उन्हें पता होगा, वहाँ पर मैंने नॉम चॉम्स्की का एक अलग ही चैप्टर बना करके करवाया है और उसके अंदर बताया है कि LAD के बारे में नॉम चॉम्स्की बात करते हैं। अब नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों के अंदर एक डिवाइस होता है बच्चों के दिमाग में, जो उन्हें लैंग्वेज को एक्वायर करने में हेल्प करता है। यानी कि नॉम चॉम्स्की ये कहते हैं कि बच्चों के दिमाग में एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है जो भाषा को अर्जित करने में हेल्प करता है। ठीक है, यही है आपका LAD। नेक्स्ट हम समझते हैं बिक्स, यानी कि BICS, जिसको हम शॉर्ट में बिक्स भी कह देते हैं। तो बिक्स का फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब हम बच्चों को लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड जब हम उनको चीज़ें बताते हैं, तो उसमें मेनली ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो सके। कम्युनिकेशन स्किल इन द सेंस कि वो एक दूसरे से बातचीत करना सीखें। कभी वो सोसाइटी में जा रहे हैं तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो लैंग्वेज के सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन पर फोकस करना है। नेक्स्ट है आपका CALP, जिसे हम शॉर्ट में कैल्प कह देते हैं। इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यानी कि जब हम बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उस लैंग्वेज को बच्चा अपना दिमाग का यूज़ करके, यानी कि उस लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी नॉलेज हम बच्चे को दे रहे हैं उसमें बच्चा अपना कॉग्निशन का यूज़ करे, अपने दिमाग का यूज़ करे और एकेडमिक लेवल पर उसको सीख पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका RTE का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। आपने पढ़ा ही होगा, RTE एक्ट है एक 2009 वाला कॉन्सेप्ट।
अगर आपने आज मॉर्निंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मैंने एक वीडियो डाली थी जहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए थे, आरटीई 2009, एनसीएफ 2022 और निपुण भारत, क्योंकि वो सीटेट में उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं प्रीवियस ईयरली। तो डिटेल में पढ़ने के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो ये जो आरटीई है ना, राइट टू एजुकेशन, जिसका फुल फॉर्म है, ये एक एक्ट बना था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और इसमें बात करी गई थी कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, यानी कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करी थी इस आरटीई एक्ट के अंदर। ठीक हो गया। चलिए, नेक्स्ट टर्म है आपका आईईपी। आईईपी का फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। नाम से ही क्लियर है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी कि जो हम एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे वो हर बच्चे के अकॉर्डिंग बनाएंगे, बच्चे को ध्यान में रखकर बनाएंगे। बच्चे की रुचि, उसका एज क्या है, उसका लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें, यानी कि हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन को प्लान करना इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान कहलाता है। ठीक हो गया। चलिए, नेक्स्ट टर्म है आपका CLT। CLT का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि जो लैंग्वेज हम बच्चों को सिखा रहे हैं, जब हम बच्चों को यानी कि भाषा का शिक्षण करवा रहे हैं तो साथ ही साथ उनको कम्युनिकेशन भी सिखाना है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर पाएँ, ये चीज़ भी उनको सिखानी है। अब जैसे होता है ना कि स्कूल में टीचर्स लैंग्वेज का जब कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाते हैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना है, साथ में बच्चों के साथ कम्युनिकेट भी करना है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड स्टूडेंट के बीच में भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब जाकर लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट बन पाएंगे। कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण, एक दूसरे से बातचीत कर पाना। जैसे अगर आप क्लासरूम में बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं तो हर बच्चा अपनी अपनी बातें कहेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा, इस तरीके से वो लैंग्वेज में आराम से प्रोफिशिएंट बन सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं NEP। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको करवाया है। तो देखिए, ये जो NEP है इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, ये आपका डिटेल में भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयरली इस टॉपिक से। बेसिकली ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, इसमें क्या हुआ था कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो गया था। वो आपका हो गया था 5+3+3+4। आप जानते हैं NEP 2020 आने से पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था, 10+2 का। ठीक है, और अब जब NEP 2020 आया तो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम चेंज करके 5+3+3+4 की बात कर दी थी। यहाँ पर ये जो 5 आप देख रहे हैं ये आपका फाउंडेशनल स्टेज है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी से बनते हैं। ये जो 5 आपका, चलिए थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। 5+3+3+4, ये जो 5 आप देख रहे हैं ये आपका फाउंडेशनल स्टेज है, जिसे हिंदी में मूलभूत स्तर कहते हैं। इससे बेसिकली काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, क्योंकि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें स्टार्टिंग के 3 साल तक बच्चा बाल वाटिका में रहेगा, जिसे हम आंगनवाड़ी के नाम से भी जानते हैं, और जो नेक्स्ट 2 साल आए उसमें बच्चा क्लास 1st एंड 2nd में रहेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये NEP का मैंने थोड़ा सा डिटेल आपको बता दिया है, बाकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपको पता ही चल गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट देखिए MLL। MLL क्या है, देखिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यानी कि बच्चों को जो हम लर्निंग करवाएंगे उसके लिए बच्चों के अंदर एक छोटा सा लेवल आपको डेवलप करना पड़ेगा कि बच्चा अधिगम के लिए रेडी हो सके। ठीक है, तो उसी लेवल को हम बोलते हैं मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। बच्चे के अंदर एक छोटा लेवल आपने डेवलप करना है कि वो लर्निंग के लिए रेडी हो जाए। नेक्स्ट देखिए LSRW। ये तो आपका हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में फ्रेंड्स, इसे आप दिमाग में बिठा लीजिए। LSRW का फुल फॉर्म है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और हिंदी में आप याद रख सकते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, हिंदी की पेडागोजी में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, इंग्लिश में भी बनते हैं, CDP में भी हो जाते हैं, EVS, मैथ, साइंस, सभी में इंपॉर्टेंट है ये LSRW। अब बेसिकली होता क्या है, देखिए LSRW में सबसे पहले लिसनिंग, जब बच्चा पैदा होता है ना, जन्म लेता है जब, तो सबसे पहले बच्चा सुनता है। बच्चे का जन्म होता है, उसकी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं जब वो आपस में बातचीत करते हैं तो सबसे पहले बच्चा उस चीज़ को सुनता है, बोलने से पहले वो सुनता है, ये याद रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो उस लैंग्वेज को बोलना भी स्टार्ट कर देता है। और अभी तक वो स्कूल नहीं गया है, बिना स्कूल गए हुए वो घर पे जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपस में जो बातचीत कर रहे हैं उनको सुन करके बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करता है, और जब थोड़ा और बड़ा होगा तो वो राइटिंग भी स्टार्ट कर देगा, यानी कि लिखना भी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपका एक इंटीग्रेटेड मैनर में चलता है। ये क्वेश्चन आपसे बनता है, ये सभी आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं एंड इंटीग्रेटेड मैनर में सीखे जाते हैं। ये तीनों वर्ड्स आप नोट कर लीजिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम परख, PARAKH, परख है ये। परख बेसिकली NEP से रिलेटेड है, जो NEP 2020 का मैंने आपको थोड़ा बताया ना डिटेल, उसी के अंदर हमारी परख की बात की गई है। NEP 2020 में एक परख नामक संस्था की बात हुई थी, एक संस्था बनाई गई है। वो संस्था बनाई थी बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि बच्चे का ओवरऑल सर्वांगीण विकास हो सके, उसके लिए NEP 2020 में परख नाम की एक संस्था बनाई गई थी। तो चलिए देखते हैं परख का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना है, बच्चे का परफॉर्मेंस देखना है, उसका असेसमेंट करना है, उसको रिव्यू करना है एंड उसके नॉलेज का एनालिसिस भी करना है, ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए TBLT का फुल फॉर्म है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। इसमें यह है कि जब आप बच्चों को लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ उनको कुछ ऐसे टास्क दें कि वो लैंग्वेज को ईजीली सीख जाएं। तो लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए बच्चों को कुछ छोटे छोटे टास्क देने चाहिए, ऐसा कहा गया TBLT में। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं CLIL। इसका फुल फॉर्म है कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, यानी कि बच्चों को एकीकृत शिक्षा देनी है, और वो एकीकृत शिक्षा के अंदर आपको बच्चों को कंटेंट भी पढ़ाना है और लैंग्वेज भी पढ़ाना है। ठीक है, कंटेंट यानी कि उनका जो सिलेबस होगा वो तो पढ़ाएंगे ही, साथ में आप उनको लैंग्वेज का भी ज्ञान देंगे इंटीग्रेटेड मैनर में, यानी कि एकीकृत रूप से जोड़ करके। नेक्स्ट है SLT। देखिए फ्रेंड्स, ये जो SLT है ना, इसके 2 फुल फॉर्म हो जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ये दोनों एक क्वेश्चन के ऑप्शन में ये दोनों आपको नहीं मिलेंगे, या तो आपको ये वाला ही मिलेगा या फिर आपको ऑप्शन में ये ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके 2 फुल फॉर्म है। एक SLT होता है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, जिसमें हम बच्चों को लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए स्पीच की बात करते हैं, और दूसरा हमारा SLT है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों को लैंग्वेज का शिक्षण देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका LAC, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। करिकुलम में आपका लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट तो हमेशा रहता ही है, और पूरा जो करिकुलम होता है ना, इसी के अंदर आपका सिलेबस भी आता है, याद रखिएगा। ये भी कभी कभी डिफरेंस आपसे पूछा जाता है सिलेबस और करिकुलम के अंदर। तो जो ब्रॉड टर्म होता है वो आपका करिकुलम होता है, और इसके अंदर जो एक छोटा टर्म होता है वो आपका सिलेबस होता है। ठीक है, तो करिकुलम आपका बड़ा एक टर्म है जिसके अंदर आपका सिलेबस भी आता है। नेक्स्ट है NCF। देखिए NCF का तो पूरा डिटेल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मैंने आपको करवाया हुआ है, मॉर्निंग वाली वीडियो आप देख सकते हैं। NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। अब देखिए NCF जो है ना, हिंदी में मैंने आपको बताया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये बेसिकली आया था बच्चों की शिक्षा के लिए कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए और बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट आप कैसे करवाएंगे, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी है NCF में। और ये NCF सिर्फ एक नहीं है, अभी तक 5-6 NCF आपके आ चुके हैं। CTET के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका NCF 2005, और दूसरा NCF है NCF 2022। CTET में इन दोनों NCF से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको डिटेल में वीडियो करवाई भी हुई है, और साथ में जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए हैं उन्होंने देखा ही होगा, वहाँ पर तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल ही गया है। तो देखिए CTET का एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है। आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी। अब आपके पास टाइम जो बचा है उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है फ्रेंड्स, और हो सके तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा सकते हैं। एंड यदि अगर अभी भी आप लोग चाहते हैं कि आप नोट्स लेकर के पढ़ाई करें, तो मेरे पास CDP के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं, बहुत ही कम प्राइस पर आपको मिल जाएंगे।
अगर आपको ये चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप PDF फॉर्मेट में हैंड रिटन नोट्स बहुत ही कम प्राइस पर ले सकते हैं CDP सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड CTET एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ जाकर आप जैसे ही कल आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा तो आप पेपर वहाँ पर डाल सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने नोट लिए हैं उन्हें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड किया है। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर भी अपना क्वेश्चन पेपर शेयर कर सकते हैं, उसका हम पूरा एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।